हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आमिर। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आपने मेरे दोनों सेशंस लेसन 1 और लेसन 2 बेसिक नॉलेज क्रिटिकल रीजनिंग के देखे होंगे, और अगर आपने ये देखे होंगे तो ये तीसरा जो फाइनल बेसिक नॉलेज वाला लेसन आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे एवैल्यूएशन, आर्ग्यूमेंट का एवैल्यूएशन। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने ये समझा था कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, और हमने समझा था कि आर्ग्यूमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हमें ये तो पता है कि आर्ग्यूमेंट्स 2 तरीके के होते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव। जो ज़्यादातर हम सवाल देखेंगे अपने एग्जाम्स में वो डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स होंगे। थोड़ा सा रिकैप भी मैं आज करूँगा। तो पहले तो यहाँ का टाइटल देख लेते हैं। आज हमारा टाइटल होगा वैलिडिटी एंड साउंडनेस ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, और हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ एंड कोजेंसी ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, यानी कि अगर हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो वहाँ पर हमें सिर्फ वैलिडिटी देखनी होती है, या तो वो वैलिड होगा या वो इनवैलिड होगा। ऐसे ही इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट या तो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, उसी को हम उसकी स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ये चीज़ें और एग्जाम्पल से आज क्लियर होंगी, पर पहले करेंगे हम एक रिकैप। तो रिकैप हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने डिस्कस किया था पहले लेसन में व्हाट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, वो सेंटेंस जिसकी कोई ट्रुथ वैल्यू हो सकती हो। ठीक है, और ट्रुथ वैल्यू क्या हो सकती है? ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, दोनों ही। अगर कोई सेंटेंस हमें मिल गया जिसकी वैल्यू हम ट्रू भी बोल सकते हैं या फॉल्स बोल सकते हैं, अगर वो गलत है हम फॉल्स बोल देंगे, लेकिन वो फिर भी एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने डिस्कस किया था नॉन स्टेटमेंट्स को भी। ये तो हो गए स्टेटमेंट्स, और नॉन स्टेटमेंट्स कौन से थे? जैसे एक ओपिनियन, वार्निंग, सजेशन, या किसी क्वेश्चन को आप देखोगे उसकी कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं हो सकती, उसमें कुछ हम ट्रू या फॉल्स क्लेम नहीं कर सकते, पर वो सेंटेंसेस जिसमें हमें कुछ ना कुछ ट्रू देखने को मिलेगा या फॉल्स देखने को मिलेगा, वो स्टेटमेंट कहलाएंगे। ऐसे ही अगर इनको ग्रुप कर देते हैं हम, ठीक है, इनका जो ग्रुप होता है, इन स्टेटमेंट्स का अगर हम ग्रुप करते हैं तो हमें 2 चीज़ें मिल सकती हैं, आर्ग्यूमेंट्स मिल सकते हैं या नॉन आर्ग्यूमेंट्स मिल सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं जहाँ पर कुछ प्रीमाइसेस होंगे और सिर्फ एक कंक्लूजन सामने निकल कर आएगा, और वो जो प्रीमाइसेस होंगे वो कुछ क्लेम करने की कोशिश करेंगे, वो कंक्लूजन को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, और उसी मेथड से हम पता करते हैं कि उनके फॉलो करने के मेथड से कि ये कितना स्ट्रॉन्ग, कितना वैलिड आर्ग्यूमेंट है, यानी कि उसका इवैल्यूएशन हम करते हैं। हमने ये भी देखा था कि जहाँ 100% ये क्लेम वाली बात आती है तो वहाँ पर हम उसे डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, और जहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटी से वो कंक्लूजन फॉलो होता है उसे हम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई हो। ऐसे ही वो स्टेटमेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जहाँ पर कुछ क्लेम नहीं हो रहा है, जहाँ पर कुछ प्रूव नहीं हो रहा है, वो नॉन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। यानी कि उनमें आपको कुछ इन्फ्रेंशियल क्लेम वाली बात नहीं मिलेगी, कुछ प्रूव होता हुआ नहीं दिखेगा, ना ही वहाँ कुछ प्रीमाइसेस होंगे और ना ही वहाँ कुछ कंक्लूजन होगा। जैसे मैंने आपको बताया था सिंपल नॉन इन्फ्रेंशियल पैसेजेस, जैसे वार्निंग्स, जैसे सजेशंस, जैसे रिपोर्ट्स, इलेबोरेशंस, ये जितने भी तरीके के हमने देखे थे एग्जाम्पल्स, वो नॉन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। यानी अगर आपको मैं कोई पर्टिकुलर सजेशन दे रहा हूँ तो वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। अगर मैं आपको कोई रिपोर्ट पढ़ के सुना रहा हूँ न्यूज़पेपर में, वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई तर्क नहीं है वहाँ पर। ठीक है, आई होप इसका सारांश आप लेसन 1 लेसन 2 में बैक करके भी देख सकते हो। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्रिटिकल रीजनिंग के नाम से, जहाँ पर आप सारे लेसन्स आगे पीछे करके भी देख सकते हो। चलिए आते हैं मेन मुद्दे पर। तो हमें डिस्कस करना है आज जो वो ये है कि डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, मतलब उसमें भी हमें देखना होगा क्या व्याख्याएं सामने आएंगी। तो मैंने यहाँ लिखा है वैलिड, इनवैलिड, साउंड, अनसाउंड। यानी कि अगर कोई डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हमारे सामने आ जाएगा तो हम 2 बातें बोल सकते हैं, या तो वो वैलिड होगा या वो इनवैलिड होगा। वैलिड कब होगा?
जब उसका कंक्लूजन प्रॉपरली फॉलो होता हुआ दिखेगा, ठीक है। और इनवैलिड कब होगा, जहाँ पर कंक्लूजन को हम किसी तरह ले आएंगे सामने, और ये हम एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझेंगे। अभी फिलहाल हमें बस ये समझना है कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट या तो वैलिड हो सकता है या इनवैलिड हो सकता है, बस। ऐसे ही अगर हमें कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट सामने दिखेगा डिडक्टिव का, तो या तो वो साउंड होगा या अनसाउंड होगा। अभी आप बस इस डायग्राम को देख लो, इसको मैं एग्जाम्पल से बिट बाय बिट आपको समझा सकता हूँ, और एग्जाम्पल्स मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में दिए हुए हैं। सिर्फ आप इसको देख लो ताकि एक जस्ट आइडिया हो जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। ऐसे ही इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रांग होंगे या वीक होंगे, ठीक है, और उनमें भी या तो वो कोजेंट होंगे या वो अनकोजेंट होंगे। ये कैसे होंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्लाइड में समझोगे, ठीक है। और ये बहुत ही आसान है, ये पहले ही हम आपको बता दें कि इसमें अगर आप ज़्यादा कुछ लंबा सोच रहे होता है तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही क्लियर कट सिंपल क्रिस्प लैंग्वेज में मैं आपको बता दूंगा, और उसके बाद आप कोई भी आर्ग्यूमेंट को देख करके बता सकते हो कि ये कोई डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है और ये वैलिड है, और ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है और ये इनवैलिड है, या ये इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ये आप बता सकते हो। चलिए तेज़ी से एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। तो आते हैं पहले एग्जाम्पल पर। यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आर गुड ऑलराउंडर्स। आप पहला प्रीमाइस देख सकते हो, पहला एग्जाम्पल, ये एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का एग्जाम्पल है, और हम यहाँ चेक कर रहे हैं वैलिडिटी। तो मैंने लिखा है ऑल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आर गुड ऑलराउंडर्स, रविंद्र जडेजा इज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, ठीक है। जितने भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होते हैं वो अच्छे ऑलराउंडर्स होते हैं, और रविंद्र जडेजा जो है वो एक अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। ये तो हमें पता ही, ये ट्रू प्रीमाइसेस है। तो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं देयरफॉर रविंद्र जडेजा इज अ गुड ऑलराउंडर? जी हाँ, हम ये डिड्यूस कर सकते हैं। कैसे डिड्यूस किया? क्योंकि हमें मालूम है कि जितने भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं वो एक अच्छे गुड ऑलराउंडर्स होते ही हैं, और रविंद्र जडेजा एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, तो क्या वो भी एक अच्छा गुड ऑलराउंडर होगा? जी हाँ, वो भी एक अच्छा गुड ऑलराउंडर होगा। यानी जिस तरीके से हमने इसको डिड्यूस किया बिल्कुल सही तरीके से किया है, और इसीलिए ये एक वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। ऐसे ही मैं सेकंड एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ऑल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आर गुड ऑलराउंडर्स, ठीक है। जितने भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं वो गुड ऑलराउंडर्स हैं। सेम प्रीमाइस लिया है जैसे मैंने ऊपर लिया था। फिर मैंने लिखा है रविंद्र जडेजा इज अ गुड ऑलराउंडर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं बोला है उसको, मैंने बोला ही इज अ गुड ऑलराउंडर। ये भी एक ट्रू प्रीमाइस है, ये हमें अपनी इमोशनल सेंस से पता है, हमें पता है, हमने जडेजा को खेलते हुए देखा है, वो एक अच्छा गुड ऑलराउंडर है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि रविंद्र जडेजा इज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन? जी नहीं, ये एक इनवैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। क्यों? तो फिर वही वेन डायग्राम वाला गोला आपको याद है ना। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का गोला बनाता हूँ, तो मुझे पता है ये सारे के सारे गुड ऑलराउंडर्स होंगे, और रविंद्र जडेजा एक अच्छा गुड ऑलराउंडर है, तो वो यहाँ भी लाई कर सकता है, वो यहाँ भी लाई कर सकता है, वो कहीं भी लाई कर सकता है इस पूरे गोले में। इस बात का परफेक्ट प्रूफ नहीं है मेरे पास कि वो एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। हो सकता है वो इस गोले के बाहर आए, यहाँ पे आए, तो मैं ये गुड ऑलराउंडर वाली बात तो बोल सकता हूँ, पर मिडिल ऑर्डर है कि नहीं इस बारे में नहीं बोल सकता। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो कि हैविंग ट्रू प्रीमाइसेस एंड इवन हैविंग अ ट्रू कंक्लूजन बाय इमोशनली, मतलब इमोशनली तो ये ट्रू कंक्लूजन है, मुझे मालूम है कि जडेजा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन हमें यहाँ पर लॉजिकली सोचना है, इमोशनली नहीं सोचना है। अपने इमोशंस को साइड में रख दीजिए, यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन दी है हमें उसके थ्रू ही चलना है। जब मैं बोलता हूँ ट्रू प्रीमाइसेस तो वो इमोशनल सेंस में बोला है मैंने, प्रैक्टिकली नहीं बोला, लॉजिकली नहीं बोला है। लॉजिकली क्या सत्य है वो ये है कि रविंद्र जडेजा यहाँ पर एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अगर हम बोल देंगे तो वो एक इनवैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। कैसे पता चला ये इनवैलिड हुआ? द वे वी हैव डिराइव्ड, द वे वी हैव डिड्यूस्ड, जिस तरीके से हमने डिड्यूस किया वो गलत तरीके से किया। पहले एग्जाम्पल में बिल्कुल सही तरीके से किया था हमने। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि रविंद्र जडेजा जो है वो एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एक पूरे क्लास में आता है गुड ऑलराउंडर्स के, इसीलिए वो भी एक गुड ऑलराउंडर होगा। आई होप आप दोनों के बीच का डिफरेंस समझ पा रहे हो, वैलिड और इनवैलिड के। आइए और एग्जाम्पल्स भी मैं लाया हूँ, और उन एग्जाम्पल से आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। पहले इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ।
चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। तीसरा एग्जाम्पल, ऑल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आर गुड ऑलराउंडर्स। फिर से मैंने वही प्रीमाइस लिया है, रोहित शर्मा इज अ गुड ऑलराउंडर। जी हाँ, वो एक बैट्समैन भी है और एक अच्छा स्पिन बॉलर भी है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि रोहित शर्मा इज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन? जी नहीं, ये एक फॉल्स कंक्लूजन इमोशनली है, दिख रहा है ना आपको, एक फॉल्स कंक्लूजन, पर ये एक इनवैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होगा। सेम वही जैसे मैंने एग्जाम्पल 2 में इसको डिराइव करने की कोशिश की थी। अगर मैं फिर से वही करूं जैसे मैंने अभी पिछला किया, मैं एक एम बनाता हूं मिडिल ऑर्डर, ये सारे बैट्समैन मिडिल ऑर्डर के, ये सारे के सारे गुड ऑलराउंडर वाले क्लास में आते हैं। तो क्या रोहित शर्मा बीइंग अ गुड ऑलराउंडर यहाँ भी आ सकता है, वो यहाँ भी आ सकता है, वो इस गोले में कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन इस बात का प्रूफ नहीं है कि वो एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होगा। यानी कि दोनों प्रीमाइसेस ट्रू थे, लेकिन एक फॉल्स कंक्लूजन डिराइव हुआ, पर फिर भी ये एक इनवैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। कंक्लूजन के ट्रू और फॉल्स से कोई लेना देना नहीं है, इमोशनली हमें कुछ नहीं सोचना, प्रैक्टिकली इट्स एन इनवैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है, ऑल विकेट कीपर्स आर कैप्टन्स। जितने भी विकेट कीपर्स होते हैं वो कैप्टन्स होते हैं। ठीक है, ये एक फॉल्स प्रीमाइस है, हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। इमोशनली फिर हम चार्ज हो गए, हमें इमोशनली नहीं सोचना है, अभी ये मान के चलना है कि जितने भी विकेट कीपर्स हैं वो कैप्टन्स हैं, और विराट कोहली इज अ विकेट कीपर। ये भी एक फॉल्स प्रीमाइस है, विराट कोहली एक विकेट कीपर नहीं है, लेकिन हमें यहाँ मान के चलना है। तो दो फॉल्स प्रीमाइसेस हैं, और मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ देयरफॉर विराट कोहली इज द कैप्टन। ये एक ट्रू कंक्लूजन होता हुआ दिख रहा है, इमोशनली तो ये ट्रू कंक्लूजन है, पर प्रैक्टिकली क्या ये सही बात है? क्या हमने इसको सही तरीके से डिराइव किया है? जी हाँ, हमने इसको सही तरीके से डिराइव किया है। क्यों? क्योंकि जितने भी विकेट कीपर्स हैं हमने बोला वो कैप्टन्स होते हैं, और विराट कोहली एक विकेट कीपर है तो वो भी तो कैप्टन होगा। ये एग्जाम्पल 1 की तरह ही बिल्कुल वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। कैसे मैंने डिराइव किया है? अगर मैं एक विकेट कीपर का गोला बनाता, ठीक है, और मुझे मालूम है वो सारे कैप्टन्स के में आता है, ऑल WRC ये बोल सकते हैं, ऑल विकेट कीपर्स आर कैप्टन्स, और अगर विराट कोहली विकेट कीपर है तो ऑब्वियसली ही इज अ कैप्टन ऑल्सो। द वे वी हैव डिराइव, जिस मेथड से हमने इसे डिराइव किया है वो वैलिड है, इसीलिए ये एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है और ये एक वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। क्या हम समझ सकते हैं वैल्यूएशन वाली बात? बिल्कुल समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल विकेट कीपर्स आर कैप्टन्स। ये वाला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ठीक है। ऑल विकेट कीपर्स आर कैप्टन्स, MS धोनी इज द कैप्टन, ठीक है। अब पहला प्रीमाइस कहता है ऑल विकेट कीपर्स आर कैप्टन्स। इमोशनली हमें पता है ये फॉल्स प्रीमाइस है, पर हमें यहाँ मान के चलना है कि वो एक ट्रू प्रीमाइस है। MS धोनी इज द कैप्टन, जी हाँ, ये भी एक इमोशनली ट्रू है। क्या देयरफॉर MS धोनी इज अ विकेट कीपर बोला जा सकता है? जी नहीं बोला जा सकता। फिर वही करता हूं मैं आपके सामने, विकेट कीपर्स सारे के सारे कैप्टन्स के अंदर आ रहे हैं, ऑल विकेट कीपर्स आर कैप्टन्स। MS धोनी इज अ कैप्टन, यानी कि यहां पर भी वो आ सकता है, यहां पर भी वो आ सकता है। देयरफॉर MS धोनी इज अ विकेट कीपर नहीं बोला जा सकता। वो जरूरी नहीं है कि वो दोनों में से किसी एक क्लास में आ जाएगा, यानी विकेट कीपर क्लास में वो लाई करेगा, इस बात की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, कैप्टन है ये तो कन्फर्म है, इसीलिए ये एक इनवैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है ऑल द ऑलराउंडर्स आर कैप्टन्स, ठीक है। ऑल द ऑलराउंडर्स आर कैप्टन्स, जसमीत बुमराह इज एन ऑलराउंडर, ठीक है। ऑल द ऑलराउंडर्स आर कैप्टन्स, जितने भी ऑलराउंडर्स हैं वो कैप्टन्स हैं, और जसप्रीत बुमराह इज एन ऑलराउंडर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जसप्रीत बुमराह इज द कैप्टन? क्या मैं बोल सकता हूं? जी हाँ, मैं बोल सकता हूं, वो एक वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होगा।
बिल्कुल उसी मेथड से जैसे एग्जाम्पल 1 में किया था हमने, वो भी होगा बिल्कुल सेम तरीके से। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये फॉल्स प्रीमाइस है। जितने भी ऑलराउंडर्स हैं वो कैप्टन्स नहीं होते, हमें पता है, ये इमोशनली हमें पता है पहले से ही, ये हमने महसूस किया हुआ है। पर प्रैक्टिकली अभी हमें यहाँ मान के चलना है कि जितने भी ऑलराउंडर्स होते हैं वो कैप्टन्स होते हैं, और जसप्रीत बुमराह वो एक ऑलराउंडर है तो वो भी कैप्टन होगा। यानी फॉल्स प्रीमाइसेस हैं, कंक्लूजन भी फॉल्स है, इमोशनली अगर हम देखें सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी एक वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल 7 देखते हैं। वहाँ पर ये लिखा गया है ऑल विकेट कीपर्स आर कैप्टन्स एंड जसप्रीत बुमराह इज द कैप्टन। अब हम फिर गलत तरीके से इसे डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने बोल दिया फिर देयरफॉर जसप्रीत बुमराह इज द विकेट कीपर। जी नहीं, ये एक इनवैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होगा, बिल्कुल उसी मेथड से जैसे अभी बाकी हमने देखे हैं। जितने भी इनवैलिड अगर आप देखोगे सब में एक गलत तरीके से हमने उसे डिराइव करने की कोशिश की, और जितने भी वैलिड देखे उसमें हमने सही तरीके से उसको डिराइव करने की कोशिश की। अब आप समझ सकते हो कि अगर एक कोई डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट आपके सामने आ जाए तो आप कैसे इवैल्यूएट करोगे। आई होप आपको इन एग्जाम्पल्स की मदद से ये चीज़ क्लियरिटी हो गई, क्योंकि हमें सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स को ही इवैल्यूएट करना है। और यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई कि जिस मेथड से हम उसको डिराइव करते हैं उस मेथड पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। हमें ये नहीं देखना है कि कंक्लूजन ट्रू था फॉल्स था, हमें इमोशनली चार्ज नहीं होना है, हमें प्रैक्टिकली सोचना है, जो दिया है बस उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है और उससे अपने कंक्लूजन को देखना है कि वो प्रूव होता हुआ दिख रहा है कि नहीं, सही तरीके से हमने उसे डिराइव किया है कि नहीं, बस हमें यही देखना है। ठीक है, अब हम आएंगे मेन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स पे, पर पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे जैसे मैंने बताया साउंडनेस का। तो चलिए वो भी देख लेते हैं, साउंडनेस क्या होती है। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है छोटा सा, फिर मैंने लिखा कि जो आर्ग्यूमेंट्स वैलिड होते हैं, ये तो अब हमें पता चल चुका है कौन कौन से डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स वैलिड होते हैं, जिनमें इमोशनली चार्ज्ड ट्रू प्रीमाइसेस होंगे, जिनमें इमोशनली चार्ज ट्रू प्रीमाइसेस होंगे, यानी इमोशनल चार्ज का भी कुछ ना कुछ महत्व है। कॉमन सेंस की बात जहां आती है तो कॉमन सेंस हमें कहता है ये तो साउंड आर्ग्यूमेंट है। तो यानी कि सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी आएगी, वो एग्जाम्पल 1 वाली। क्यों आएगी ये आप मुझे कमेंट करके बता देना कि सिर्फ एग्जाम्पल 1 ही क्यों साउंड आर्ग्यूमेंट है। बाकी के जितने भी एग्जाम्पल्स हमने भी देखे, बाकी के 6 के 6 एग्जाम्पल्स वो सारे के सारे अनसाउंड आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ एक डेफिनेशन यही दी है कि वैलिड आर्ग्यूमेंट्स प्लस अगर ट्रू प्रीमाइसेस, ये दोनों कंडीशन जहाँ मीट होंगी वहीं पर आर्ग्यूमेंट साउंड हो जाएगा। बस इसमें ज़्यादा फोकस आपको नहीं करना है, बस एक ही कॉन्सेप्ट है जिसे आप थोड़ा सा समझना है। अगर आप समझना चाहो तो ठीक, नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। देयर इज़ नो नीड टू पॉन्डर ओवर दिस थिंग बिकॉज इट्स नथिंग टू डू, इट्स जस्ट इट लिटिल बिट ऑफ डेप्थ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि साउंडनेस होती क्या है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की। ठीक है, चलिए इस चीज़ से भी निकलते हैं बाहर, और अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्ट्रेंथ एंड कोजेंसी ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ज़्यादातर जो सवाल हमारे सामने आएंगे वो इन्वॉल्व करेगा, ज़्यादातर आप जो देखोगे वो इन्वॉल्व होंगे हमारे इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। तो पहला एग्जाम्पल तेजी से देख लेते हैं। ऑल द इंडस वैली साइट्स वर डिस्कवर्ड इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि अभी तक हमने जितनी भी इंडस वैली साइट्स देखी हैं या जितनी भी एक्सकैवेटेड हैं, जहाँ तक हम ढूंढ पाए हैं, वो अगर इंडिया में हम देखें तो ज़्यादातर नॉर्दर्न या सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में मिली। ये एक प्रीमाइस है और ये एक ट्रू प्रीमाइस है। इमोशनली चार्ज अगर हम हो जाए थोड़ी देर के लिए तो ये ट्रू प्रीमाइस है। तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो नेक्स्ट साइट हमें इंडिया में मिलेगी वो भी, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर कोई नेक्स्ट साइट मुझे मिल गई तो क्या वो भी इंडिया के नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में होगी? जी हाँ, ये एक स्ट्रॉन्ग बात है क्योंकि अभी तक तो सब ऐसा ही कुछ हुआ है। बहुत सी साइट्स मिली हैं हमें, हज़ारों साल पुरानी साइट है और हमें बहुत सारी ये इंडस वैली साइट्स हमें अभी तक इंडिया में मिल चुकी हैं और ज़्यादातर वो नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट में ही मिली। इस बात के बहुत कम चांसेस हैं कि हमें कहीं और मिल जाएगी। 80 to 95% चांस ये होगा कि ये नेक्स्ट साइट हमें इंडिया में मिलेगी और वो भी नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट में। आप समझ सकते हो कि क्या स्ट्रेंथ है क्लेम की। क्लेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, अब आप इसकी स्ट्रेंथ समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है अ फ्यू कंपनीज that produce
बॉटल जूसेस आर मेड अप ऑफ फ्रूट्स, यानी कि कुछ बहुत ही कम रेयर ऐसी कंपनीज हैं जो कि बॉटल जूस बनाती हैं, वो भी फ्रूट से बने हुए हैं, नेचुरल फ्रूट से बने हुए हैं। तो मैंने कंक्लूड कर दिया, सो प्रोबेबली द न्यू कंपनी विल प्रोड्यूस बॉटल जूस मेड अप ऑफ फ्रूट्स। आपने पहले बोल दिया अ फ्यू, यानी कुछ, तो इस बात के होने के चांसेस बहुत कम है कि जो अगली नई कंपनी होगी वो भी बॉटल जूस जो बनाएगी वो फ्रूट से बना हुआ होगा। ज़्यादातर कंपनियां आपने देखा होगा आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यूज़ करती हैं और लिखा भी होता है बॉटल में कि इट यूजेस द आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ये हमें पता होता है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर प्रेमाइसिस जो ट्रू हैं, हमारे इमोशनली चार्ज प्रेमाइसिस वो ट्रू हैं, तो क्या प्रोबेबली हमारा कंक्लूजन भी ट्रू होता हुआ दिख रहा है? जी नहीं, बहुत ही वीक बात है ये, बहुत ही फ्यू कंपनीज ऐसी होंगी। तो हमारा जो इंडक्शन है, जो हम यहाँ पे इंड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे, वो बहुत वीक है, इसका इन्फ्रेंशियल क्लेम बहुत वीक है, इस बात की तह तक आप नहीं जा सकते। हाँ, ये जरूर बोल सकते हो कि हाँ प्रोबेबली द न्यू कंपनी विल नॉट प्रोड्यूस बॉटल जूस, ये होता तो ठीक हो जाता। आई होप आप वो इन्फ्रेंशियल क्लेम देख पा रहे हो। यहाँ पर जो स्ट्रेंथ ऑफ द क्लेम है बहुत वीक हो गई, बहुत थकी हुई हो गई। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना है हमें बहुत तेजी से। मोस्ट ऑफ द बैंकर्स आर गुड इन इकोनॉमिक्स, जितने भी बैंकर्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं इकोनॉमिक्स में, ये तो हमें पता है, बहुत ही अच्छा क्लेम है, ये बहुत बढ़िया प्रेमाइस है। तो मैं क्या इससे कंक्लूड कर सकता हूँ कंक्लूजन की तरफ देख के कि जो प्रोबेबली द बैंकर्स आर गुड एट स्विमिंग? जी नहीं, ये मैं कंक्लूड नहीं कर सकता, ये बहुत ही वीक इंडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि बैंकर्स अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, ये तो बात ठीक है, इट्स गुड, ये तो कंफर्म बात है, पर क्या बैंकर्स आर गुड एट स्विमिंग, इस बात को ये क्लेम कर पा रहा है? जी नहीं, इकोनॉमिक्स का स्विमिंग से कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। यहाँ पर वो इन्फ्रेंशियल क्लेम बहुत वीक है, इस चीज़ को ये प्रूव नहीं करता हुआ, क्लेम तो कर रहा है, प्रूव करने की कोशिश तो कर रहा है, कंक्लूजन मैंने ऐसा बोला है, बट वो वीक है, बहुत ज़्यादा वीक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। इस बात की तो कोई बीच में व्याख्या ही नहीं कर सकता कि अगर कोई बंदा इकोनॉमिक्स में अच्छा है तो स्विमिंग में भी अच्छा होगा। इकोनॉमिक्स का स्विमिंग से कोई लेना देना नहीं। आई होप आप मेरी इन्फ्रेंशियल क्लेम वाली बात को समझ पा रहे हो एग्जाम्पल की मदद से। चलिए बहुत तेजी से एग्जाम्पल 4 देखते हैं। ऑल प्राइम मिनिस्टर्स आर गुड डिबेटर्स। जी हाँ, अगर ये देखा जाए तो ये एक फॉल्स प्रीमाइस है। कैसे फॉल्स है? क्योंकि जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो डिबेटर्स होंगे अच्छे, इस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकता। मैंने बहुत से ऐसे प्राइम मिनिस्टर अपने पास्ट में देखे हैं जो बोलते तक नहीं, तो वो गुड डिबेटर्स कैसे होंगे? लेकिन हमें यहाँ फिलहाल इमोशनली चार्ज नहीं होना है और ये देखना है कि क्या हमारा प्रीमाइस कंक्लूजन को प्रूव कर रहा है। तो कंक्लूजन देख लेते हैं। देयरफॉर मोस्ट प्रोबेबली प्राइम मिनिस्टर्स कैन स्पीक। बिल्कुल, अगर जो गुड डिबेटर्स होंगे वो अच्छा बोलते भी होंगे, वो बोल तो सकते ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो वो डिबेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इमोशनली चार्ज ना हूँ यहाँ पर और प्रैक्टिकली सोचूं थोड़ी देर के लिए कि जो प्रीमाइसिस हमारा क्लेम, हमारे कंक्लूजन को क्लेम कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली कर पा रहे हैं, ये इसका अच्छा रीज़न हो सकता है। बल्कि हालांकि ये फॉल्स प्रीमाइस है, हाँ, बट कंक्लूजन तो ट्रू आ गया ना, और बहुत ही स्ट्रांगली आया। आई होप आप फिर वो समझ पा रहे हो यहाँ पर इस एग्जाम्पल की मदद से। फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। वो बोलता है ऑल प्राइम मिनिस्टर्स आर गुड स्विमर्स। ठीक है, आपको पढ़ना होगा फिर से। ऑल प्राइम मिनिस्टर्स आर गुड स्विमर्स, देयरफॉर मोस्ट प्रोबेबली प्राइम मिनिस्टर्स आर एडमिनिस्ट्रेटर्स। जी नहीं, स्विमिंग का एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता, यानी कि एक फॉल्स प्रीमाइस था। ऑल प्राइम मिनिस्टर्स आर गुड स्विमर्स, जी नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं देखा। सारे प्राइम मिनिस्टर्स अच्छे तैराक नहीं हो सकते, इस बात की कोई गारंटी नहीं। और जो हमारा कंक्लूजन है वो भी बिल्कुल वेवर्ड है, बिल्कुल ही ऑकवर्ड है, बिल्कुल ही हाथ से निकल रहा है। हालांकि ये ट्रू कंक्लूजन है, हमें मालूम है इमोशनली अगर मैं चार्ज हो जाऊँ थोड़ी देर के लिए तो मैं बोलूँगा कि हाँ प्राइम मिनिस्टर्स तो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते ही हैं। अगर नहीं होते अच्छे लीडर्स तो वो कैसे देश के प्रधानमंत्री बन जाते? कौन बनाता उनको? हम ही ने इलेक्ट किया उनको, ऑब्वियसली, क्योंकि वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, ये तो कंफर्म बात है। तो कंक्लूजन ट्रू जरूर है इमोशनली, लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि क्या मेरा प्रीमाइस कंक्लूजन को प्रूव कर पा रहा है? बिल्कुल नहीं कर पा रहा, बहुत ही वीक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है ये। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी के साथ। ऑल प्रीवियस मैनेजर्स, 1 सेकेंड,
ऑल प्रीवियस मैनेजर्स डाइड इन द ऑफिस, जितने भी पहले के जो मैनेजर्स थे ऑफिस में मरे, सो मोस्ट प्रोबेबली द नेक्स्ट मैनेजर विल डाई इन द ऑफिस। क्या ऐसा हो सकता है? बताइए आप। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। क्यों है ये भी आपको पता होगा, क्योंकि जितने भी ऑफिस में बंदे थे, जो मैनेजर्स थे, वो पहले जितने भी आ चुके थे वो मर चुके थे। हालांकि एक फॉल्स प्रीमाइस है, ऐसा होता नहीं है। कितने भी बंदे मैनेजर्स कितने ऑफिस में होते हैं, क्या सब मर जाते हैं? नहीं, हमें इमोशनली चार्ज नहीं होना, हमें यहीं से चलना। क्या इस बात को ये बात क्लेम कर पा रही कि नेक्स्ट मैनेजर भी ऑफिस में मरेगा? बिल्कुल कर पा रही है, क्योंकि हमें बताया ऑल प्रीवियस मैनेजर्स, तो इसका मतलब नेक्स्ट के भी चांसेस ज़्यादा ही ज़्यादा हैं। देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा लाइकली स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होगा ये। आई होप आप समझ पा रहे हो इस बात को, इन्फ्रेंशियल क्लेम वाली बात को समझ पा रहे हो कि मेरा जो प्रीमाइस है वो कंक्लूजन को बहुत स्ट्रांगली प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो एक फॉल्स प्रीमाइस है और हमें कंक्लूजन भी एक फॉल्स मिल रहा है। इसका कोई तुक नहीं बनता, कोई तर्क नहीं बनता कि नेक्स्ट मैनेजर विल डाई इन द ऑफिस, बट द प्रीमाइस इज एक्चुअली ट्राइंग टू प्रूव वेरी स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली इस बात को प्रूव कर देगा। ठीक है ना? चलिए 7th एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल ब्लू कार्स हैव गुड माइलेज। ये एक फॉल्स प्रीमाइस है। जितनी भी नीली कारें होती हैं उनका अच्छा माइलेज होता है। इमोशनली अगर मैं कहूँ देखूँ तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। मैंने कभी नहीं सुना इस तरीके का कि कार के रंग से कार के माइलेज का कोई लेना देना होगा। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ मान लूँ ऑल ब्लू कार्स हैव गुड माइलेज, तो क्या मेरा कंक्लूजन प्रूव होता हुआ दिख रहा है? कंक्लूजन क्या कहता है? देयरफॉर प्रोबेबली ब्लू कार्स आर गुड रेसिंग कार्स। बिल्कुल, इसका मतलब आपने क्या बोलने की कोशिश की? आपने बोला गुड माइलेज इज एक्चुअली रिलेटेड टू गुड रेसिंग कार्स। जी नहीं, रेसिंग कार का माइलेज से भी कोई लेना देना नहीं। यानी प्रीमाइसेस भी फॉल्स हैं आपके, कंक्लूजन भी फॉल्स है, और ये बहुत ही वीक इंडक्शन है। यहाँ कुछ भी प्रूव होता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है, यानी कि फॉल्स प्रीमाइसेस, फॉल्स कंक्लूजन, बट एक वीक इंडक्शन आर्ग्यूमेंट हमें मिल रहा है। ये भी एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। आई होप इन सारे एग्जाम्पल से आपको एक बात तो क्लियर हो गई हो कि मेथड, जिस मेथड से हम उसे डिराइव करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मेन थिंग इज द वे वी अराइव एट द मेथड। वो इन्फ्रेंशियल क्लेम वाली बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल तो खत्म हो गए। नेक्स्ट मैंने आपसे यही बात जो मैं अभी बोल चुका हूँ वो मैंने यहाँ लिखी हुई है। दीज एग्जाम्पल्स शो दैट द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ द इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट लाइज in the inferential claim of the premises irrespective of the truth value of premises and conclusion। ठीक है, यानी कि premises ट्रू है या फॉल्स है, कंक्लूजन ट्रू है फॉल्स, उससे कोई लेना देना नहीं, हमें बस देखना है इन्फ्रेंशियल क्लेम। अब लास्ट एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, वो कहता है कोजेंसी ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, यानी कि कौन सा आर्ग्यूमेंट कोजेंट होगा। तो यहाँ मैंने दो कंडीशन लिखी है। वो आर्ग्यूमेंट जो स्ट्रांग होगा और जिसके प्रीमाइसेस ट्रू होंगे, वो कोजेंट होगा। ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस, यानी कि सिर्फ एक पहला एग्जांपल जो मैंने डिस्कस किया इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट का वो कोजेंट है, और बाकी के बाकी जितने भी हमने डिस्कस किए वो सब के सब अनकोजेंट है, जैसे मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था साउंड वाला। ठीक है, ये एग्जाम्पल ये अगर आप देखना चाहो तो सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो कैसे वो अनकोजेंट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर आप देखोगे प्रीमाइसेस जो होंगे वो फॉल्स होंगे या वो वीक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, तो सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है जहाँ पर सारे प्रीमाइसेस ट्रू होंगे और स्ट्रॉन्ग होगा, वो होगा एग्जाम्पल 1, बाकी सारे के सारे वो हो जाएंगे अनकोजेंट। इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट सेक्शन में आपको एक कॉन्सेप्ट फिर से मिलेगा और उसके रिलेटेड सिर्फ सवाल ही सवाल हम देखेंगे, और जब सवाल आपके सामने आएगा तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे और उसके बाद मेरा डिस्कशन देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, टिल देन साइनिंग ऑफ फ्रॉम मी, थैंक यू।